हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। आप सभी का सिलेक्शन अड्डा क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का स्टार्ट किए थे रीडिंग, उस क्रम में हमने 4 चैप्टर्स कर लिए हैं। आज हमें जो चैप्टर करना है वो फिफ्थ है और इसका टॉपिक रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसा कि हम पहले भी पर्यावरण चैप्टर में नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ पढ़े थे और बाकी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़े थे उसमें वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एक 8th क्लास में भी पढ़ा था। तो उन सब चीजों को समराइज करेंगे और इसमें क्या है, हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट भी ऐड करने हैं और साथ ही साथ इसमें इस चैप्टर में आपको फैक्ट ज्यादा मिलेंगे। तो जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो पहले आपको इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हमने जो पहले पढ़ रखे हैं उनके बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको समझा देते हैं। जैसा कि हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था इसके पहले इंडिया एंड इट्स लोकेशन पढ़ा, फिर उसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा, ठीक है, फिर क्लाइमेट पढ़ा। तो कहीं ना कहीं ये सब जो 4 चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं ये सभी ना सभी इसी चीज को कंबाइंड फॉर्म में ये क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन को क्या करते हैं, इसको डिसाइड करते हैं कि कौन सी नेचुरल वेजिटेशन कहाँ पर होगी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। जैसा कि हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ा तो उसमें डाइवर्सिटी इन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देखा था कि पर इंडिया पे क्या है, कई सारे लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीफ्स हैं, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स एरिया है, ठीक है, आइलैंड्स हैं इंडिया में। तो ये सब चीजें जब देखे थे हमने उनकी लोकेलिटी भी देखी थी कि लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन कैसा है, इसका इसका लोकेशन कहाँ पर विषुवत रेखा के पास है या दूर है। साथ ही साथ यह भी देखा था कि तटीय क्षेत्र के पास है या तटीय क्षेत्र से दूर है। तो जब हम इन सब चीजों को पढ़ रहे थे तो आज हमें इसी से रिलेटेड अदर जो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे उसको ऐड करेंगे और इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इससे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या कहें इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका आप एक रिव्यू ले लें या कहें उसके बारे में जान लेते हैं कि इंटरव्यू जो हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो उसमें और जो टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। तो पहला जो रहेगा टॉपिक इन दिस चैप्टर में आप देखेंगे कि पहला रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन, दूसरा जो रहेगा 3 फैक्टर्स। बेसिकली क्या है, यहाँ पर 3 फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल है बायोडाइवर्सिटी के लिए। जैसे कि हम बात करते हैं रिलीफ, क्लाइमेट, और क्लाइमेट में देखेंगे कौन कौन से होते हैं जो फैक्टर्स होते हैं। टेम्परेचर हो जाता है, फोटो पीरियड कहें या तो सनलाइट ड्यूरेशन की बात करते हैं, जो इंसोलेशन हमें दिन के समय पे सूर्य से प्राप्त होता है वो भी कहीं ना कहीं वेजिटेशन को, उसके लोकेशन वेजिटेशन को क्या करता है, प्रभावित करता है। कि अगर जहां पर ज्यादा सनलाइट है और साथ ही साथ वहां पर प्रेसिपिटेशन भी अच्छा है तो वहां पर देखा जाता है कि प्लांट्स की ग्रोथ या वेजिटेशन की ग्रोथ ज्यादा होती है। और जहां पर वेजिटेशन अच्छा होता है, डाइवर्सिफाई होता है, तो वहां का वाइल्ड लाइफ भी उतना ही डाइवर्सिफाई होता है या कहें उतना ही प्रॉस्परस होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि जो हम क्लाइमेट में 3 फैक्टर्स की बात करेंगे, टेम्परेचर, फोटो पीरियड देखेंगे या कहें सनलाइट या इंसोलेशन की मात्रा देखेंगे, साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और जो तीसरा जो हम इसमें फैक्टर देखेंगे वो रहेगा हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम जो टॉपिक देखेंगे वो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की बात करेंगे, फिर टाइप ऑफ वेजिटेशन की बात करेंगे, ठीक है। इन इन सब जब चैप्टरों की बात करेंगे तो आगे देखेंगे हम कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल थ्रोन एंड फॉरेस्ट स्कर्व्स की बात करेंगे, माउंटेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, मैग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना की बात करेंगे, ठीक है। एंड गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं उनकी भी बात करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स है उनको पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमारा टॉपिक क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये कौन सा चैप्टर है, पहले ये भी आपको बता देते हैं कि एनसीईआरटी से हमें ये पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर एनसीईआरटी का ही है जो कि 5th चैप्टर होगा एनसीईआरटी का। और 9th क्लास की एनसीईआरटी, 9th क्लास की आप खोल के देख सकते हैं। 9th क्लास एनसीईआरटी जियोग्राफी में देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। कौन सा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो कि 5th चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया कि पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि आखिरकार बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, या कहें यहाँ पर देखेंगे कि हम जो नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी एक टर्म आएगा, ठीक है, उसको समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं ये वेजिटेशन का मतलब क्या होता है। वेजिटेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि उस एक स्थान पर उपलब्ध जो पेड़ पौधे हैं या कहें प्लांट्स हैं
उनकी मात्रा या कहें उसमें डिफरेंसेस जो होते हैं, ठीक है, तो या कहें कई सारी स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की, ठीक है, वो क्या होता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हो गया और साथ ही साथ वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो कंबाइंड रूप से वहाँ पर देखे जाते हैं किसी स्पेशल प्लेस पे या कहीं एक बड़े एरिया पे या कहीं छोटे एरिया पे, तो वो वहाँ की क्या हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी होती है। अगर हम यहाँ पे एनसीईआरटी को समझने का प्रयास करें या एनसीईआरटी को जब रीड करेंगे तो आप इसमें यहाँ से जब स्टार्टिंग होती है चैप्टर की तो आप देखेंगे कि वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ आपको लोकेशन के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ वहां पर उपस्थित कई सारी वेजिटेशन के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि हम माउंटेनियस रीजन को देखेंगे तो माउंटेनियस रीजन में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्लांट्स का जैसे ही हम एल्टीट्यूड के साथ ऊपर जाते हैं तो पहले तो नीचे कहाँ मिलते हैं, जब साउथ में रहेंगे या कहें माउंटेन के सबसे लोअर पॉइंट पे रहेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको कैसा वेजिटेशन मिलेगा, वहां पर आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसा मिलेगा, ठीक है। फिर ऊपर जाते जाएंगे तो इसमें वेजिटेशन में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा और साथ ही साथ वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया की डाइवर्सिटी की बात की जाए, यहाँ के वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात की जाए तो इंडिया को माना जाता है कि जो 12 मेगा जो बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड, तो उसमें से इंडिया क्या है, वन ऑफ द कंट्री है। मतलब अगर कैसा है कि वर्ल्ड वाइड कितनी है, 12 मेगा डाइवर्सिटी, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज है, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे इंडिया क्या है, इसका एक हिस्सा है, मतलब इंडिया इन 12 कंट्रीज में से एक है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर 10th प्लेस वर्ल्ड वाइड रखता है, क्योंकि यहाँ पर 47,000 प्लांट्स स्पीसीज है, और साथ ही साथ अगर बात की जाए 4th प्लेस है एशिया में प्लांट डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, लगभग 47,000 जो प्लांट स्पीसीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, प्लांट स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज देखने को मिलती है, और ये क्या है, 4th प्लेस है इन एशिया में, ठीक है। तो ये सब जो फैक्ट्स होते हैं ये काफी बार क्या होते हैं, वन वर्ड या कहें पीसीएस के एग्जाम्स में या वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और जब हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का पर्पस ही यही होता है कि हम बेसिक्स को भी समझें और साथ ही साथ आने वाले जो फैक्ट्स है उनको भी समझते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे 15,000 क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। पहले तो आप ये देखते जाइएगा, अगर नहीं आ रहा है साइड में तो हम साइड होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, मतलब इंडियन डाइवर्सिटी की बात करें, और 6% क्या है, ये टोटल वर्ल्ड वाइड जो फ्लावरिंग का प्लांट का स्पीसीज है उसका क्या है, इंडिया में लगभग आपको इसका 6,000 देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर क्या है, सॉरी 15,000 यहाँ पर क्या है, फ्लावरिंग स्पीसीज मिलते हैं, फ्लावरिंग स्पीसीज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं, जो कि वर्ल्ड लेवल का क्या है, 6% है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ये कितना है, 6% है पूरे वर्ल्ड वाइड जो फ्लावरिंग स्पीसीज पाई जाती हैं उसका क्या है, टोटल वर्ल्ड वाइड जो पाई जाती है स्पीसीज उसका 6%। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है। तो कितना, 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल, 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब जो फैक्ट्स हैं, ये क्या होता है, जब हम कोई आंसर लिखते हैं या कहीं मेंस में आंसर लिखेंगे तो ये सब चीजें बायोडाइवर्सिटी को अगर हमें वहां पर बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो कुछ हमें रेफरेंसेस देना पड़ता है कि आखिरकार इंडिया जो है 12 जो मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है वर्ल्ड वाइड, तो उसमें कैसे अपने आप को प्लेस करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इतनी सारी वेरिएशन देखने को मिलती है प्लांट में, स्पीसीज में। जैसे प्लांट्स में 47,000 प्लांट्स स्पीसीज देखने को मिलती है। साथ ही साथ जब एनिमल्स की बात करते हैं यहाँ पर 90,000 जो एनिमल क्या है स्पीसीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर और भी जो यहाँ पर टर्म आपको देखने को मिलेगा, जब एनसीईआरटी आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको एक टर्म मिलेगा, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। जब नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नेचुरल
वेजिटेशन की जब बात करेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ये होता है कि एक प्लांट कम्युनिटी जो कि क्या है, जिसका ग्रोथ जो हुआ है वो कैसा हुआ, नेचुरली हुआ। अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, या कहें उसमें किसी तरह का ह्यूमन का कोई एफर्ट नहीं लगा है। ठीक है, सो ये कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन क्या होगा, अ प्लांट कम्युनिटी, अ प्लांट कम्युनिटी which has grown without any human aid, मतलब बिना ह्यूमन एड के या विदाउट ह्यूमन सपोर्ट और इंटरफेरेंस। तो ऐसी नेचुरल वेजिटेशन जो कि क्या हुआ, या ऐसा प्लांट कम्युनिटी जो कि क्या है विदाउट नेचर ह्यूमन इंटरफेरेंस के क्या हुआ है, उसका ग्रोथ हुआ है, वो कैसा हो जाएगा, हमारा नेचुरल वेजिटेशन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, एक टर्म और आपको मिलेगा इसी में, एक टर्म और आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा, वर्जन वेजिटेशन। जब वर्जिन वेजिटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसा प्लांट कम्युनिटी या नेचुरल वेजिटेशन जो कि क्या है विदाउट अनडिस्टर्ब रहा है, मतलब इसमें किसी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस भी नहीं हुआ, या कहें वहां पर किसी तरह का ह्यूमन अनडिस्टर्ब रहा है, या तो कहें ह्यूमन ने वहां पर किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कहा किया, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा अनडिस्टर्ब बाई ऐसा वेजिटेशन, अनेचुरल वेजिटेशन, अनेचुरल वेजिटेशन अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये क्या है, बिना ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के यहाँ पर किसी तरीके से ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहा। अगर बात करते हैं अब, जैसे ये हम जब नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे थे तो उसमें हमने करेक्ट किया था कि जब हम इसको बात करते हैं कि आखिरकार ये नेचुरल वेजिटेशन होता है वो कैसे कैसे इफेक्ट करता है, या कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, या उसको वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। तो इसमें हमने शुरू में ही आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जब हम पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक, तो उसमें देखा था रिलीफ, क्लाइमेट और इकोसिस्टम। जब हमने रिलीफ की बात की थी तो रिलीफ में आप देखेंगे वहां पर लैंड आ जाएगा और साथ ही साथ सॉइल की बात करेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग, सॉरी, फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन, ये देखेंगे कौन कौन से फैक्टर वेजिटेशन को इफेक्ट करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे, जैसे कि पहले देखेंगे कौन सा, रिलीफ की बात करेंगे। ठीक है, पहले इसमें देखेंगे कौन सा, रिलीफ देखेंगे, और फिर इसके बाद देखेंगे क्लाइमेट और इकोसिस्टम। तो पहले कौन सा देखना है हमें, फिर दूसरा देखेंगे इसमें क्लाइमेट, और जो तीसरा देखेंगे उसमें देखेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, तो आप जैसे बात करते हैं रिलीफ में, तो रिलीफ में हमें दो फैक्टर की बात करनी होगी, एक होगा लैंड और दूसरा होगा सॉइल। ठीक है, ठीक है, तो जब आप लैंड की बात करेंगे तो लैंड को देखेंगे कि लैंड कैसा, नेचुरली जब हम नॉर्मली जब गांव में जाते हैं तो देखते हैं, तो कोई कहता है जब बंजर खेत है या बैरन लैंड है, और कोई कहता है ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर कृषि कार्य करते हैं। तो बेसिकली जब हम रिलीफ की बात करेंगे तो वहां पर देखेंगे लैंड के बारे में। ठीक है, और दूसरा जो देखेंगे वो हो जाएगा हमारा सॉइल। ठीक है, तो आप लैंड में देखेंगे बेसिकली एक जैसे नेचुरल लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ वेजिटेशन को। ठीक है, जैसे फर्टाइल लैंड हो गए जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है, वहीं पर अनड्यूलिंग, जैसे अनड्यूलिंग कहने का सेंस ये है कि जो उबड़ खाबड़ वाला या रफ सरफेस होता है, टेरन होता है, तो वहां पर क्या देखा जाता है, ग्रास लैंड देखे जाते हैं, और थोड़ी बहुत क्या होते हैं वहां पर वुड लैंड्स देखने को मिलते हैं, वहां पर पेड़, बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं वहां पर शेल्टर देते हैं और वेराइटी ऑफ
वाइल्ड लाइफ को वहां पर क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जब हम लैंड की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि लैंड कैसा है, फर्टाइल है या फर्टाइल नहीं है, वो प्लेन है। अगर प्लेन होगा तो वहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होंगी। अगर जो कैसा अनड्यूलिंग या कहें रफ सरफेस है तो वहां पर क्या होगा, हमें फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा या ग्रासलैंड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब सॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, तो हमने सॉइल के बारे में पढ़ा भी था, एलुवियल सॉइल पढ़ा था। ठीक है, ऐसे कई सारी सॉइल्स के बारे में पढ़ा था। तो पहले बात कर लेते हैं, नॉर्मली हमें यहाँ टाइप ऑफ सॉइल की बात नहीं करनी है, हमें सॉइल का इंपॉर्टेंस देखना है, किससे किसके रिस्पेक्ट में हमें इसको देखना है, वेजिटेशन के रिस्पेक्ट में, कि आखिरकार ये वेजिटेशन को कैसे अफेक्ट करता है। अगर हम बात करें सॉइल के तो ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप जो सॉइल होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, ये बेस प्रोवाइड करती है, क्योंकि कोई भी प्लांटेशन या कोई प्लांट या ग्रासलैंड कुछ भी होगा वो कहाँ पर होगी, सॉइल पर ही होगा। अगर सॉइल नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पर किसी तरह का वेजिटेशन नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर ग्लेशियर एरिया में, ग्लेशियर में चले जाएंगे तो वहां पर क्या है, सभी जगह बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पर आपको क्या नहीं देखने को मिलेगी, ग्रास लैंड या प्लांट्स, ऐसे कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत मॉशेस देख सकते हैं, लेकिन वो भी ग्लेशियर्स में नहीं, उसके जो निचला वाला पार्ट होता है, साउदर्न पार्ट होता है, वहां पर आपको ये वेजिटेशन मॉशेस, ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो सैंडी सॉइल, अब जैसे रेगिस्तानी एरिया की बात करें तो वहां पर क्या होती है, सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, तो वहां पर देखेंगे कि कैसे प्लांट्स होते हैं, जैसे सर्प्स होते हैं, कैक्टस होता है, जो थ्रोनिस बुशेस होते हैं ना बेसिकली, जो उसमें कांटे होते हैं, क्योंकि जो सैंडी सॉइल होती है उसमें जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या या कहें कि वाटर जो कैरी करने की कैपेसिटी बहुत कम है, तो वो क्या करेगी, ज्यादा देर तक उस वाटर को सस्टेन नहीं कर पाएगी कि प्लांट उसको क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, और वहां पर देखते होंगे कि रेगिस्तानी एरिया जहां पर ऐसा हमें सॉइल मिलेगा, तो बेसिकली ऐसे सॉइल फॉर्मेशन के लिए वहां पर टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल होता है और साथ ही साथ वहां पर प्रेसिपिटेशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप देखेंगे जैसे डेजर्ट वाले एरिया में देखेंगे तो वहां पर अगर हमें सैंडी सॉइल मिल रही है, इसका मतलब यह है कि वहां पर टेम्परेचर हाई है और साथ ही साथ वहां देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन की मात्रा क्या है, बहुत कम है, या कहें 70 सेंटीमीटर से भी कम है, या कहें 10 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली पर एनम मिलती है, इतना उसको वहां पर क्या मिलता है, एवरेज रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखेंगे जैसे कि अब जैसे अभी हमने सैंडी सॉइल की बात की, और आप ऐसे भी कई सारे सॉइल देखते होंगे जहां पर वेट होगा, मर्शी होगा, ठीक है, या कहीं डेल्टिक एरिया होगा, जैसे डेल्टा होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी, कावेरी, इनका जो डेल्टा होता है, इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा ग्रीन वेजिटेशन, एवरग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे मिलेंगे और साथ ही साथ ऐसा देखने को मिलेगा कि वेजिटेशन या कहें सभी जगह क्या है, हरा भरा है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, सन की मात्रा ज्यादा है। तो ऐसे एरिया में क्या देखा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो दो चीज सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है वो होता है टेम्परेचर और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन की मात्रा, कि उस एरिया में एनुअल एवरेज रेनिंग कितनी हो रही, कितनी वर्षा वहां पर वार्षिक उसको औसत वर्षा प्राप्त हो रही है। अगर इन दोनों के फैक्टर्स जो होते हैं वही वहां के सॉइल फॉर्म को भी डिसाइड कर देते हैं कि वहां का सॉइल फॉर्मेशन कैसा होगा, और साथ ही साथ वहां पर होने वाली वेजिटेशन को भी क्या करता है, जो इफेक्ट करता है। ठीक है, आप जैसे आप सॉइल की बात कर रहे हैं तो आप हिली पोजीशन या माउंटेनियन एरिया में देखेंगे कि वहां पर जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ये सॉइल के जो टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं एट रिस्पेक्ट टू द एल्टीट्यूड। जैसे ही एल्टीट्यूड हमारा चेंज होगा, वहां का जो सॉइल का फॉर्मेट होगा या कहें वहां के जो कंपोजिशन होगा सॉइल का, वो क्या होगा, हमें डिफरेंट टाइप का मिलेगा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट के। तो बेसिकली जैसे हमने देखा था कि रिलीफ कैसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, लैंड और सॉइल को देख लिए कि लैंड कैसे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आप लैंड में बात करेंगे कि फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड की बात कर सकते हैं। ठीक है, माउंटेन, अब लैंड में देखते हैं, फर्टाइल लैंड होगी तो वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी। ठीक है, और रफ सरफेस होगा तो वहां पर देख लेंगे या क्या है, अनड्यूलिंग अनड्यूलिंग सरफेस होगा। तो रफ सरफेस होगा या अनड्यूलिंग सरफेस होगा तो वहां पर क्या होगा, प्रॉपर हमें वहां पर वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेगी, या कहें वहां पर हमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना मतलब कंडीशनली सही नहीं है, क्योंकि वहां पर हमें रफ एग्रीकल्चर करने के लिए हमें एक स्मूथ सरफेस चाहिए जो कि क्या हो, प्लेन एरिया हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे सॉइल को हमने देखा, एक सैंडी सॉइल की बात की।
ठीक है, सैंडी सॉइल की बात की, और साथ ही साथ वेटलैंड की बात की। ऐसा जो वेटलैंड है या क्या मर्सी लैंड है, ठीक है, तो ऐसे एरिया की बात की जहां वेट है या मर्सी लैंड है, तो वहां पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिले। सैंडी लैंड में आप, सैंडी सॉइल में आप देखेंगे कि वहां पर हमें श्रब्स मिलेंगे, ठीक है, कैक्टस जैसे हमें वेजिटेशन मिलेगा। वेटलैंड्स में देखेंगे कि आपको यहाँ पर कैसा मिलेगा, ग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। अब हम क्लाइमेट के फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है, एक फैक्टर की बात कर लिए जो कि क्या करते हैं, वेजिटेशन को इफेक्ट करते हैं। अब जो हमें सेकंड फैक्टर देखना है वो है क्लाइमेट, ठीक है। तो क्लाइमेट में हम कौन कौन से फैक्टर देखेंगे ये पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स की बात करनी है। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर की, सनलाइट की, या कहें सन फोटो ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, और प्रेसिपिटेशन की। तो आप यहाँ पर देखेंगे बेसिकली टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है, सनलाइट की बात करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर किसकी, टेम्परेचर, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन, या कहें वर्षा, वर्षा की मात्रा, ठीक है, रेन की बात कर लेंगे, वर्षा कितनी हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये थ्री फैक्टर्स जो क्या करते हैं वो क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वेजिटेशन मेनली कैसे डिटरमाइन होता है, यहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और साथ ही साथ एयर एंड प्रेसिपिटेशन। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि साथ ही साथ देखेंगे कि टेम्परेचर, जैसे आप बात करते हैं लैटिट्यूड की, जब लैटिट्यूड हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया देख रहे थे तो वहां पर लैटिट्यूड भी देखा था, और जब हमने क्लाइमेट कल चैप्टर पढ़ा तो वहां पर भी हमने लैटिट्यूड की बात की है। तो जब हम क्लाइमेट की बात कर रहे थे तो वहां पर देखा था कि जो लैटिट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे कि कल हम इंडिया के बारे में देख रहे थे, एक मिनट, सॉरी। अब जैसे इंडिया के बारे में बात करें, जैसे ये सपोज अर्थ है, तो ये क्या हो जाती है, इक्वेटर, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, इक्वेटर हो गई, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये सन है, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि जो सन को, सन की जो रोशनी पड़ती है ये कैसी होती है, स्लैंट पड़ती है, और यहाँ पर कैसी पड़ती है, ये डायरेक्ट रेस पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसी रेस पड़ेंगे, डायरेक्ट रेस पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट रेस पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये कैसे पड़ेंगे, स्लैंट, स्लैंटली रेस पड़ेंगे, ठीक है, मतलब तिरछी, क्या होता है इसका मतलब, तिरछी किरणें पड़ेंगे। तो आप ये देखेंगे, साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या होता है, सूर्य लगभग लंबवत होता है, या कहें यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर सूर्य की मात्रा क्या होती है, वर्ष में डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट अमाउंट में इंसुलेशन प्राप्त होता है। तो ये क्या करता है, उस एरिया पे प्राप्त होने वाले इंसुलेशन को डिसाइड करता है। तो जैसे हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट में आप टेम्परेचर फैक्टर देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा या कहें ह्यूमिडिटी ज्यादा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा हो तो वहां पर क्या होगा, एवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, एवेपोरेशन ज्यादा होगा। जब एवेपोरेशन होगा तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और आप हम बात करेंगे टेम्परेचर में, जैसे एक वर्ड कनेक्ट किया था, लैटिट्यूड, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर एयर, ठीक है, एयर की बात की है, ठीक है। ये जब एवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो वहां पर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, वर्षण भी क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा होगा, ठीक है। अब जब ज्यादा वर्षण होगा तो आप देखेंगे कि जैसे ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे बात की है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, अब जैसे ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन में आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया होता है
ये क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट का रीजन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य क्या होता है, लंबवत होता है, और साथ ही साथ यहाँ का जो टेम्परेचर होता है सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, संवहनी या कन्वेंशनल रेन होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा लो प्रेशर होता है, हमेशा वर्ष भर और दिन भर क्या मतलब दिन में 2-3 बार क्या होती है, बारिश होती रहती है। तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, और साथ ही साथ दो जो मेन फैक्टर होते हैं वेजिटेशन को वहां के डिसाइड करने वाले, वो होता है टेम्परेचर, और साथ ही साथ वहां पर प्राप्त होने वाला वेजिटेशन। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा देखी जाएगी, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो मिनरल्स चाहिए वो है वाटर, और वहां पर उपलब्ध होने वाले फर्टाइल लैंड। तो जब वहां पर ज्यादा वेजिटेशन होगा तो वहां पर लैंड भी क्या होगी, ज्यादा फर्टाइल होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सनलाइट की। तो जैसा कि सनलाइट के लिए बताया था कि ये लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और सीजन ऑफ ड्यूरेशन एंड डे ऑफ डे, मतलब जैसे कि सीजन ऑफ सीजन एंड ड्यूरेशन पे बात करते हैं। तो जैसे सीजन की बात करते हैं तो सीजन का मतलब ये होता है कि वर्ष भर जैसे 4 सीजन बेसिकली हम देखते हैं, ठंडी, गर्मी और शीत ऋतु, बसंत ऋतु। कौन कौन से? समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं। तो इनमें देखते हैं कि हमें सनलाइट की जो मात्रा होती है समर में सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, विंटर में कम प्राप्त होती है, वहीं पर देखते हैं स्प्रिंग और ऑटम में। तो यहाँ पर क्या होती है, सन की मात्रा क्या होती है, मॉडरेट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द डे की। ठीक है, तो जब समर होगा तो दिन के समय पे क्या होगी, ज्यादा रोशनी प्राप्त होगी, ज्यादा प्रकाश प्राप्त होगा, कहीं ज्यादा इंसोलेशन की मात्रा प्राप्त होगी, तो मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ज्यादा एवेपोरेशन होगा, तो बारिश की संभावनाएं क्या होंगी, ज्यादा बनेगी। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रेसिपिटेशन की, तो एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल देखेंगे कि ये क्या है, एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल है। ठीक है, तो ज्यादा हैवी रेनफॉल होगी, और साथ ही साथ हैवी रेनफॉल कैसे एरिया में देखने को ज्यादा मिलती है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब आप एक एक्सेप्शन देख सकते हैं, जैसे रेगिस्तान होगा, ठीक है, तो वहां पर भी टेम्परेचर होता है, लेकिन वहां पर प्रेसिपिटेशन कम होता है, और इसकी वजह क्या है, उसका जो लैटिट्यूड होता है या कहीं उसकी पोजीशन होती है वो डिफरेंट प्लेस पे होती है, या कहीं डिफरेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस में देखी जाती है। तो आप यहाँ पर जब इक्वेटर में देखेंगे, जो यहाँ पर हमें मिलेगा वेजिटेशन, वो क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट का होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जिस आपको समझ में आ गया होगा टेम्परेचर, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब जो बात करना है हमें, इकोसिस्टम की बात करनी है। तो पहले इसके पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इकोसिस्टम से पहले हम ये समझ लेते हैं, जैसे कि हमने जब पर्यावरण एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखे थे कि बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, बायोस्फीयर की बात कर लेते हैं। इसके पहले जब हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और फिर एक देखा था एटमॉस्फेयर, और फिर देखा था चौथा बायोस्फीयर। तो जब हमने यहाँ पर बायोस्फीयर को समझने के पहले हमने 3-4 स्फीयर्स की बात की थी, वो कौन कौन सा था, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, और कौन सी बात की थी, हाइड्रोस्फीयर। जब हमने देखा था कि लिथोस्फीयर में मतलब क्या करते हैं, ये स्थल मंडल हो गया हमारा, ठीक है, फिर आगे देखे थे ये वायुमंडल हो गया, ठीक है, और ये हो जाता है हमारा जलमंडल। तो बायोस्फीयर क्या था हमारा, जब ये तीनों चीजें, वायुमंडल और स्थल मंडल और साथ ही साथ जल मंडल, जहां पर तीनों मिल रहे थे, तो वो क्या बना रहा था हमारा, ये एरिया कौन सा बन रहा था हमारा, ये बायोस्फीयर बन रहा था। तो जब बायोस्फीयर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो सभी कंडीशंस होती हैं किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ उसको रहने के लिए एक शेल्टर चाहिए, एक जमीन चाहिए, वो वाटर चाहिए, तो हाइड्रोस्फीयर से क्या मिल जाएगा हमें, वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो बायोस्फीयर में ही क्या होगा, एक इसका पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम बेसिकली क्या होता है, इकोसिस्टम का सीधा सा मतलब ये होता है, ऑल प्लांट्स और एनिमल्स एक ऐसे स्थान पर क्या करें, इंटर रिलेट करें या इंटरेक्शन करें विथ फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वहां पर एक ऐसे स्थान पर फिजिकल एनवायरनमेंट में रहे जहां पर प्लांट और एनिमल क्या करते हैं, दोनों इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा इकोसिस्टम। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है। जब हम टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम बेसिकली 2 टाइप्स का कह सकते हैं, एक नेचुरली जो होता है और दूसरा होता है जो आर्टिफिशियल। आजकल आपने रील्स में देखा होगा कि एक ग्लास में या कांच के जार में क्या करते हैं, इकोसिस्टम को बना लेते हैं, और उसमें लगातार क्या होता है, एक जीवन बन जाता है, मतलब कुछ मॉसेस या कहें छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड या कहें ऑक्सीजन जो जनरेट होगी, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े होंगे, तो वो क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम को अपने आप को जनरेट कर लेते हैं उसी एक जार के अंदर। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है हमारा
आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाता है या कहीं मैन मेड इकोसिस्टम होता है। सिंपल सा जैसे हमारा एक्वेरियम होता है, वो क्या हो जाता है, हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाता है। नेचुरल इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं कि एक जैसे कि नॉर्मली दो में डिवाइड करें, नेचुरली नेचुरल इकोसिस्टम को दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरा हो जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि लैंड में जहां पर सतह में उपस्थित पेड़ पौधे और उनके बीच इंटरेक्शन विद अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाता है, जल आ जाती है, मृदा आ जाता है, वायु आ जाता है। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे उस स्थान के अबायोटिक कंपोनेंट हो जाते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, जो भी लिविंग थिंग्स है उधर की प्राप्त होने वाली, वो क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से गए, जल हो गया, वायु हो गई, और स्थल हो गया, मृदा हो गई, और साथ ही साथ टेम्परेचर जो सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, ये सभी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, एक जीवन या कहें एक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। वही क्या हो जाता है, वहां का हमारा नेचुरल इकोसिस्टम हो जाता है। और नेचुरल इकोसिस्टम को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक होता है इक्वेटिक इकोसिस्टम। तो हमने बताया इकोसिस्टम की बात जब करते हैं, जब इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम को हम समझ लेते हैं, जो बायोस्फीयर के पार्ट होगा। ठीक है, ठीक है। तो इकोसिस्टम को हम बेसिकली दो में डिवाइड करेंगे। कौन सा, एक हो जाता है नेचुरल, एक हो जाता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल का एग्जांपल आप देख सकते हैं एक्वेरियम। और दूसरा क्या हो जाता है इसमें, जैसे कि आप जार में कोई एक इकोसिस्टम देख लेते हैं, वो जैसे रील्स में देखते होंगे। ठीक है, नेचुरल में, ठीक है, जब नेचुरल इकोसिस्टम की बात करेंगे तो नेचुरल इकोसिस्टम को भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक टेरेस्ट्रियल जो कि स्थल पे उपस्थित है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाता है, जो कि जल में होता है, जैसे कि तालाब का इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, समुद्र का हो गया, ठीक है, किसी मतलब कोई भी एक वाटर बॉडी के अंदर जो वहां पर जीवित प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और साथ ही साथ मिनरल्स वहां पर उपस्थित जो एबायोटिक कंपोनेंट है, वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और एक कंप्लीट इकोसिस्टम बना लेते हैं। तो एक हो जाता है हमारा टेरेस्ट्रियल, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाता है, एक्वेटिक। तो बेसिकली हमने क्या किया, इकोसिस्टम को देखा, आर्टिफिशियल, नेचुरल, और नेचुरल को देखा हमने टेरेस्ट्रियल, और साथ ही साथ देखा एक्वेटिक में। अगर हम टेरेस्ट्रियल को देखें तो इसको भी हम बांट सकते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, या कहें यहाँ पर प्राप्त होने वाली वेजिटेशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको तीन कैटेगरी में बांटेंगे। एक हो जाता है कौन सा, फॉरेस्ट, जो कि क्या होता है, जो ह्यूमन द्वारा या कहें किसी द्वारा, जैसे प्लांट कहीं पर प्लांटेशन हो जाए तो वहां पर भी बड़े मात्रा में प्लांट है, लेकिन वो फॉरेस्ट नहीं कहलाएगा, वो प्लांटेशन लैंड कहलाएगा। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, मैन मेड क्या हो गया, फॉरेस्ट हो गया। फॉरेस्ट क्या होती है, जो नेचुरली ग्रो करते हैं, वहां पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज देखने को मिलती है, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है, एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो फॉरेस्ट आप देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें, एक मिनट, जब हम टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, तीन में बांट सकते हैं। एक कौन सा हो जाएगा, फॉरेस्ट, इसके वेजिटेशन के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेशन के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि वेजिटेशन के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, इसको बात कर रहे हैं। एक हो जाएगा फॉरेस्ट, एक हो जाएगा ग्रासलैंड, और एक तीसरा क्या हो जाएगा, कौन कौन सा होगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट। ठीक है, तो ये तीन टाइप के आपको इकोसिस्टम हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेरेस्ट्रियल। जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को देखेंगे तो इसको तीन में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, एक्वेटिक को भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो में, एक हो जाता है फ्रेश वाटर, जैसे नदी तालाब इसमें जो मिलता है, और एक होता है ओशियन वाला। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे टेरेस्ट्रियल को, इकोसिस्टम को, इसको क्या कर सकते हैं, एक हो जाता है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ओशियानिक।
जो ओशियन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे क्या हो गए, इसके हो गए। अब अगर बात करें फ्रेश वाटर में कौन कौन से होते हैं, फ्रेश वाटर में भी आप देख सकते हैं जैसे कि एक नदी का जो इकोसिस्टम होगा उसमें क्या होगा, वो पानी क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो जैसे कि कई दो टर्म होते हैं, लॉटिक और लेंटिक। तो आप लॉटिक और लेंटिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। लॉटिक, लॉटिक का मतलब यहाँ से लॉटिक का यहाँ से सेंस लगा सकते हैं लोटने से, मतलब लोटने मतलब ऐसे घूम रहा है, घूमते घूमते जा रहा है। तो लोटने लोटने से क्या हो जाएगा, लॉटिक हो जाएगा, जो क्या कर रहा है, रनिंग वाटर में पाया जाएगा। क्या हो जाएगा, रनिंग वाटर में। ठीक है, जैसे रिवर का हो गया, रिवर का जो इकोसिस्टम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लॉटिक इकोसिस्टम हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे लैंटिक, लैंटिक इकोसिस्टम वो कैसा हो जाएगा, स्टेशनरी वाटर हो जाएगा। ठीक है, रुका हुआ वाटर हो जाएगा, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हो गया और स्वैम्प हो गया। ठीक है, मर्सी लैंड जो हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया। ठीक है, लेक हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जैसे पॉन्ड की बात की। ठीक है, तालाब हो गया। ठीक है, तो ये कैसा हमारा जो इकोसिस्टम हो जाएगा, लैंटिक हो जाएगा, वो लॉटिक हो जाएगा। तो ठीक है, जो इकोसिस्टम के आपको टाइप समझ में आ गए होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं कि आखिरकार इकोसिस्टम होता क्या है और इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कैसा होता है। ऑल द एनिमल एंड प्लांट्स इन एन एरिया आर इंटरेक्टिव और इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। वहां पर उपस्थित इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होता है या इंटर रिलेटेड होते हैं। ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो क्या कहलाता है, वहां पर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जो एक वेरी लार्ज एरिया की बात करें या कहें बड़े एरिया की बात करें, वहां पर जो एक लैंड लैंड में जो एक इकोसिस्टम बनता है, और वहां का जो एक स्पेशल टाइप ऑफ या कहें डिस्टिंक्ट जो एक वहां का स्पेशल टाइप ऑफ वेजिटेशन होगा, और वहां पर पाए जाने वाले स्पेशल जो वहां के एनिमल्स होंगे, तो वो क्या करेगा, वहां पर बायोम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो बायोम क्या हो जाता है, एक अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन अ लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ इज कॉल्ड द बायोम। ठीक है, तो बायोम क्या होता है, एक बड़े से एरिया में, ठीक है, एक डिस्टिंक्ट टाइप की या कहें स्पेशल टाइप की या कहें डिफरेंट, वहां पर सिर्फ वहां पर पाई जाने वाली एक वेजिटेशन और एनिमल का जो इकोसिस्टम बनेगा, उसको क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट ये बताने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको जस्ट बता देते हैं कि इसमें क्या पढ़ेंगे। ठीक है, जब इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की देखेंगे तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, तो यहीं से आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि फॉरेस्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और साथ ही साथ जब हम सांस लेते हैं तो कुछ चीज छोड़ते भी हैं, और वो क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते हैं, और जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है उसको भी क्या करते हैं, ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, या करते हैं कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और जो हमें क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट देते हैं, टिम्बर मतलब लकड़ी देते हैं, मतलब इमारती लकड़ी, जो लकड़ियों के फर्नीचर बनाते हैं, इंटीरियर बनवाते हैं, तो ये क्या करते हैं, लकड़ियां वहीं से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और बाकी जो हम प्रॉब्लम आजकल देख रहे हैं, क्लाइमेट प्रॉब्लम देख रहे हैं, क्लाइमेट डिजास्टर्स जो देख रहे हैं आजकल कि क्लाइमेट की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम ज्यादातर पेड़ों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट क्लीन कर रहे हैं, एफोरेस्टेशन हो रहा है, तो उसको हम देख रहे हैं, सॉरी सॉरी, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब पेड़ों का लगातार कटाव हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, एक प्रॉब्लम आ रही है, कौन से, सॉइल इरोजन के। ठीक है, सॉइल इरोजन होगा तो वहां क्या होगी, फर्टिलिटी कम होगी। ठीक है, एवलांचेस आएंगे। ठीक है, मतलब भूस्खलन देखा जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी देखते होंगे कि बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वहां को मृदा को पकड़ कर रखते हैं, और साथ ही साथ वहां पर क्या करते हैं, उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा वाटर स्पॉन्ज का काम करते हैं, वाटर सोखने का काम करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे जो हमारे फॉरेस्ट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिन्यूएबल्स। जैसे कि ये प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ क्या करते हैं, ये हमें क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम क्या करें, कितना भी अपने घर के बाहर या अंदर क्या कर ले, एक इकोसिस्टम बना ले, पेड़ पौधे लगा दे, वो हमें नेचुरलिटी नहीं प्रोवाइड करेगा जो हम वनों में पा जाएंगे, या एक ऐसे झरने के आसपास वाले वन में पा जाएंगे, जो कि क्या होगा, वहां पर हमें खुशी या पीसनेस या शांति प्राप्त होगी, या कहें जो एनॉर्मस जो अमाउंट हमें वहां पर मिलेगा
ठीक है, मतलब एक अच्छा सीनिक जो व्यू आएगा वो हमें वहीं पर प्राप्त हो सकता है, ना कि घर के आसपास बनाए गए गार्डन में। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमें एक क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए, क्लाइमेट को ये कैसे इफेक्ट करेगा, जब हम ज्यादातर क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, शहरीकरण बढ़ा रहे हैं, तो पेड़ों को भी काट रहे हैं लगातार। तो उससे क्या हो रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ाते जा रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, उससे क्या होती है, हमारे एटमॉस्फेयर का क्या होता है, या कहें हमारे टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि देखी जाती है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें, तो जैसे कि हमने पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इसकी बताया, तो ये क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है। ठीक है, क्लीन एयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट देखता है। ठीक है, और क्या देखे, टिम्बर, ये तो हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट हो गया, या इकोनॉमिक सर्विस हो गई। जैसे प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसा नेचुरल सर्विस भी देते हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, वेजिटेशन, सैनिक व्यू भी देते हैं। ठीक है, और ये इससे क्या करते हैं, हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, टूरिज्म बढ़ाते हैं ये। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या करते हैं, हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ क्या हो जाता है, हमारे वाइल्ड लाइफ हो जाता है, या कहें फॉरेस्ट का हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। ठीक है, तो जब नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे, तो ये देख लेंगे कि वेजिटेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो आप पहले बात करते हैं टाइप ऑफ वेजिटेशन के। इनके पहले नाम जान लेते हैं, फिर इसकी लोकेशन देख लेंगे। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि सब शुरू में ही अब बोलते आ रहे हैं ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट की। तुझे हमें कहाँ पर मिलते हैं, जब आप इक्वेटर के पास जाएंगे, तो इक्वेटर के पास देखेंगे कि क्या होता है, यहाँ पर वर्ष भर बारिश होती है, और साथ ही साथ यहाँ का क्या होता है, टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, टाइप ऑफ वेजिटेशन में आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर कौन कौन से देखेंगे, अरे, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं। ठीक है, दूसरे ट्रॉपिकल। जब आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे, तो फिर कैसे प्लांट्स मिलेंगे या वेजिटेशन मिलेगा हमें, डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। फिर इसके ऊपर जाएंगे, मतलब ये लेटीट्यूड क्या हो रहा है, लेटीट्यूड के क्या हो रहा है, हम हायर लेटीट्यूड पे पहुंचते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल सर्ब्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सर्ब्स के मतलब ये होता है कटीले झाड़ियां ये सब। ठीक है, एंड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। और फिर अगर और ऊपर जाएंगे, तो माउंटेन फॉरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, मैग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट होगा। फिर एक कौन सा होता है, मैग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें जो टाइप ऑफ वेजिटेशन पढ़ना है, वो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एंड ट्रॉपिकल सर्ब्स एंड थ्रोन फॉरेस्ट देखेंगे। फिर देखेंगे माउंटेनियस फॉरेस्ट, और साथ ही साथ मैग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, कहाँ से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो आप देखते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं बेसिकली, जैसे ये हमारा अर्थ हो गया, तो अर्थ में देखेंगे जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर के जो आसपास का रीजन है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट के सभी जगह पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा हमें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब इंडिया के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, कि इंडिया का मैप निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये इसका लोकेशन क्या हो जाएगा।
एक बार मैप में देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इससे इसका रिलेशन हम बेसिकली, जब जैसे कि कल हम चैप्टर पढ़े थे कौन सा, क्लाइमेट, तो क्लाइमेट में हमने देखा था इंडियन मानसून की बात की थी। तो इंडियन मानसून कैसा होता है, साउथ वेस्ट मानसून से हमारे यहाँ क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, और साथ ही साथ रिट्रेटिंग मानसून से भी बारिश होती है, और साथ ही साथ ऑन ऑनवर्ड जो मानसून आता है, या कहें मानसून के आगमन से और मानसून के लौटने से, दोनों ही तरीके से क्या होती है भारत में बारिश देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, एक मिनट, जब यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून सॉरी मानसून एंटर करता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के तटीय क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर बारिश होती है। तो आपको यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा मात्रा में बारिश देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इसकी लोकेशन देखेंगे तो इंडिया का जो एक्सटेंशन देखा जाता है, तो इक्वेटर से कहाँ पर है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे है। तो ये क्या है, इक्वेटर के पास में है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और साथ ही साथ रेन या कहें प्रेसिपिटेशन भी क्या ज्यादा होगा। और ऐसी ही कंडीशन में क्या होता है, हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये वाले क्षेत्र में क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और कहाँ पर देख सकते हैं, जहां पर भी थोड़ी बहुत हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, लौटते हुए मानसून से भी बारिश होती है, और साथ ही साथ जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से जो मानसून जाता है, इससे भी हमें क्या बोलता है, बारिश देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी चलिए छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, उतना वेराइटी नहीं देखने को मिलता। हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें, तो जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, इसमें भी आप क्या देखते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं इस रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और जो असम का जो साउदर्न जे वाला एरिया जो है, नॉर्थ ईस्ट का, यहाँ पर भी हमें क्या मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो क्या हो गया, हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि अभी बताया कि ये वाला जो एरिया है, कौन सा, ये वाला वेस्टर्न घाट वाला, तो यहाँ पर तो क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इक्वेटर के पास है, लेकिन इसके इक्वेटर के पास नहीं है। लेकिन इसकी वजह क्या है, यहाँ पर क्या होती है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, उससे भी इस एरिया में बारिश देखी जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, माउंटेनियर क्या होता है, इफेक्ट देखा जाता है। यहाँ पर क्या होती है, ठंडक ज्यादा होती है, तो यहाँ पर ज्यादा एवेपोरेशन नहीं होता। और यहाँ पर आप देखते होंगे, मेघालय के बारे में सुना होगा कि यहाँ पर क्या है, एक मार्शिन राम क्षेत्र है, जहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है, विश्व की सबसे ज्यादा होती है बारिश यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के। डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब जो होता है कि पर्णपाती वन, जो क्या करते हैं, वर्ष के किन्हीं किसी एक निश्चित समय पे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अब इनको पत्तियां गिराने की जरूरत क्यों पड़ती है, अपनी लिप्स क्यों ये क्या अलग कर देते हैं, तो इसकी वजह होती है कि एवेपोरेशन, जब समर का सीजन आता है, मई जून का समय आता है, तो इस समय पे क्या होता है, मार्च अप्रैल मई जून का जब सीजन आता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, लेकिन बारिश नहीं होती। तो इस सीजन में क्या होता है, वाटर प्लांट्स के क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, तो एवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। और एवेपोरेशन जब ज्यादा होगा, तो पत्तियों प्लांट्स में क्या हो जाएगी, वाटर की कमी होने लगेगी। तो उस प्लांट की कमी को कम करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को क्या कर देते हैं, पेड़ से अलग कर देते हैं, या टहनियों से अलग कर देते हैं। तो ऐसे जो प्लांट्स हमें मिलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ये हमें कहाँ मिलते हैं, जे वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला रीजन क्या होगा, सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, कौन सा, डेसिडियस फॉरेस्ट वाला रीजन। ठीक है, अब बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की बात। जैसे कि अभी हम यहाँ पर पीछे लिखे थे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब बात करना है माउंटेन फॉरेस्ट की, बात कर लेते हैं, या ट्रॉपिकल सर्फ्स एंड थ्रोन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे जो ट्रॉपिकल थ्रोन एंड सर्फ्स जो होते हैं, या कहें डेजर्ट फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो, एक मिनट, ये कलर चेंज नहीं हुआ,
तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या होगा, हमें सर्फ्स देखने को मिलेगा। और ऐसी वजह क्या हो कि इसके हमें वेस्ट में तो हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल रहा है, लेकिन इसके पीछे जगह है साउथवर्ड डायरेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, एवर ट्रॉपिकल थ्रोन एंड सर्फ्स देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह क्या है, यहाँ पर रेन शेडो एरिया पड़ता है, मतलब यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र देखने को मिलता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, इससे जो होने वाली वर्षा होती है तो इस एरिया में ज्यादा कर देती है और यहाँ तक बारिश नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पर क्या होती है, बारिश जो होती है 70 सेंटीमीटर से भी कम हमें क्या होती है, यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। और दूसरा जो एरिया है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो ये गुजरात से लेकर राजस्थान का जो एरिया है, ये वाला पूरा रीजन क्या है, ये भी क्या है, ट्रॉपिकल थ्रोन एंड सर्व फॉरेस्ट। ये क्या होगा, ट्रॉपिकल थ्रोन एंड सर्व्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, थ्रोन फॉरेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट की। तो माउंटेन फॉरेस्ट हमें बेसिकली कहां पर देखने को मिलेगा, तो माउंटेन फॉरेस्ट माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलेगा। तो आप माउंटेन फॉरेस्ट की देख सकते हैं कि ये हमें कहां पर मिलेगा, तो ये वाला जो रीजन है, ये माउंटेनियस पूरा रीजन है, तो यहाँ पर हमें माउंटेनियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इस रीजन में देखने को मिलेगा, और यहाँ वाले रीजन में हमें क्या मिलेगा, माउंटेनियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे माउंटेनियस फॉरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे माउंटेन फॉरेस्ट हो जाएंगे, माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से, अब कौन कौन से हो गए यहाँ पर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ट्रॉपिकल थ्रोन एंड थ्रोन फॉरेस्ट हो गया, और माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। अब यहाँ पर कौन सा बचा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस हो गया, मैग्रोव, अच्छा हाँ, मैग्रोव वन को देखना है। तो जो मैग्रोव वन देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर कृष्णा डेल्टा वाले रीजन में जितने भी कृष्णा गोदावरी और कावेरी जो डेल्टा, उनके तटीय डेल्टा क्षेत्र में मैग्रोव वन देखने को मिलते हैं। और जो वेस्ट बंगाल का रीजन है, यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मिलता है, वहां पर भी हमें जो मैग्रोव वन देखने को मिलता है, मैग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपने लोकेशन के हिसाब से देख लिया होगा। देखिए यहाँ पर क्या होंगे, माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो येलो वाला पूरा रीजन है, सॉरी, ये जो येलो वाला पूरा रीजन है, तो ये कैसा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ये कैसा है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। और ये कैसे हो गए, मैग्रोव फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, ये तो हमने इनकी लोकेशन देख ली, और लोकेशन इसलिए पहले देख ली क्योंकि इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम इनको क्या कर लें, इनकी लोकेशन को समझ लें, ठीक है। तो अब अगर शुरुआत करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। ठीक है, तो आप देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पे, तो यहाँ पर क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। आप इनकी लोकेशन से डिसाइड कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि यहाँ पर हैवी रेनफॉल क्यों होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर हाई टेम्परेचर कैसे होता है। और इनकी लोकेशन की बात करें और साथ ही साथ इनके पर्टिकुलर रीजन की बात करें, कहाँ कहाँ पर इंडिया में देखे जाते हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे वेस्टर्न घाट, जैसा कि आपको लोकेशन में बताया था। जो आइलैंड्स ग्रुप होते हैं इंडिया के, कौन कौन से, लक्षद्वीप और अंडमान, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, हमारे अंडमान आइलैंड्स है, एक मिनट, तो यहाँ पर क्या है, हमारे अंडमान आइलैंड्स होगा, और यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड्स है। तो इन दो रीजन में क्या होते हैं, यहाँ पर भी हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार होगा, और साथ ही साथ असम का जो रीजन होगा, और ये यहाँ पर तमिलनाडु कोस्ट पे आपको बताया था, तो ये वाला रीजन होगा,
वेस्टर्न घाट वाला, साथ ही साथ यहाँ पर तमिलनाडु का रीजन, अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है ये भी पूरा रीजन क्या है, हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट का रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि बारिश कैसी होती है, किस क्वांटिटी में बारिश होती है। तो यहाँ पर कितना, लगभग 200 से लेकर लगभग 300 तक हमें क्या होती है, सेंटीमीटर की रेनफॉल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एवरेजली हमें क्या होता है 200 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने को मिलते हैं, एवरेज एनुअल रेनफॉल है ये। ठीक है, तो वर्ष में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, और यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम हाइट हमें 60 मीटर या एबव की देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर सब्स भी मिलते हैं, घासेस भी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइट होती है, ये सन की जो लाइट होती है वो नीचे तक क्या कहें, सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वेजिटेशन कौन कौन सा पाया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो वेजिटेशन होगा वो कैसा होगा, जैसे कि कौन कौन से पेड़ मिल जाएंगे, एबनो एबनॉय का मिल जाएगा, महोगनी मिल जाएगा, रोसवुड मिल जाता है, रबर मिल जाता है, चिनकोना। ठीक है, तो यहाँ पर मिल जाएगा एबनॉय, ठीक है, महोगनी, ठीक है, यहाँ पर चिनकोना मिल जाता है। ठीक है, और कौन सा मिल जाता है, एबनी हो गया, महोगनी हो गया, रोसवुड हो गया, चिनकोना हो गया। ठीक है, रोसवुड, ठीक है, रबर। तो ये सब क्या होते हैं, हमें प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। तो ऐसे एरिया में आप देखेंगे एलिफेंट मिल जाएगा, मंकी मिल जाएगा, लंगूर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न घाट में यहाँ का मकाऊ जो लंगूर है वो क्या है, फेमस है। डियर मिल जाएंगे, प्लेंटी ऑफ बर्ड्स मिल जाएंगे, बहुत सारी यहाँ पर पक्षियों के स्पीसीज भी मिलते हैं। ठीक है, बैट्स मिल जाएंगे, स्लॉथ मिल जाएगा, स्कॉर्पियंस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉर्पियंस मिल जाएंगे, स्नेल्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सांप की कई सारी स्पीसीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख लिए कि यहाँ पर एनिमल्स कौन से होंगे, प्लांट्स कौन होंगे, रेनफॉल कितनी होगी, ठीक है, टेम्परेचर कैसा होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, यहाँ के फीचर्स होते हैं कहाँ के, ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट के। ठीक है, अब बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट के। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, तो इनको बेसिकली हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं, बेसिकली इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप यहाँ पर वापस एक बार मैप में देख लीजिए। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो ये क्या हो गया था, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। जितना भी ये येलो कलर में रिप्रेजेंट है, यहाँ पर जो येलो कलर वाला है वो क्या है, पूरा डेसिडियस फॉरेस्ट को बता रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ट्रॉपिकल जो डेसिडियस फॉरेस्ट होता है ये इंडिया में क्या होता है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर बारिश कितनी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मानसूनल क्या होती है, रेन होती है। तो मानसूनल जब रेन होती है, और रेन की जो क्या होते हैं, सेंट्रल इंडिया या कहें इंडिया के जो मिडल वाला एरिया होता है, या कहें कोस्ट से आंतरिक भागों में क्या होता है, ये फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून आता है तो जो बारिश होती है वेस्टर्न घाट के लग कर क्या हो जाती है, वहां पर ज्यादा तटीय क्षेत्र, वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो जाती है। और जो बचा खुचा जो उसमें क्या होता है, वाटर वेपर होता है या कहें मॉइस्चर होता है, वो आंतरिक भागों तक पहुंचता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया होता है, उस रीजन में क्या होता है, रेन की जो मात्रा होती है या कहें वर्षा की मात्रा, वर्षण की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप यहाँ रेनफॉल जो देखेंगे, जो रेनफॉल होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रेन की जो वर्षा या कहें वर्षण की जो मात्रा, रेनफॉल जो है वो कम है। तो जब रेनफॉल कम रिसीव होगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर फॉरेस्ट कैसे होंगे, इनको ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पर क्या होगा, इनको अपनी पत्तियों को गिराना होगा, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी पर्याप्त नहीं है। तो आप ऐसे एरिया में देख पाएंगे कि यहाँ पर दो तरीके के हमें डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करेंगे। एक हो जाता है
मॉइस्ट, जहाँ पर क्या होता है मॉइस्चर बना रहता है, और साथ ही साथ एक ऐसा एरिया जहाँ पर ड्राई ड्राई डेसिडुअस बात करेंगे। तो मॉइस्ट में देखेंगे कि यहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी या कहें रेनफॉल कैपेसिटी जो आप देखेंगे वो क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा होती है। कितनी होती है, 200 से 100 डिग्री सेल्सियस 100 सेंटीमीटर, 200 टू 200 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल देखा जाता है। और यहाँ पर देखा जाता है 200 या कहें 150 से लेकर 150 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर तक क्या होती है, वर्षा देखी जाती है या रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, इसको मॉइस्ट रेनफॉल, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और साथ ही साथ क्या करते हैं, ड्राई फॉरेस्ट में देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि ये कहाँ पर है, तो आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिलेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे महाराष्ट्र होगा, आंध्र प्रदेश, सॉरी ये ओडिशा होगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये वाला एरिया होगा। ठीक है, ये वाले स्टेट्स में देखने को मिलेगा। और जो राजस्थानी या कहें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले रीजन में ये वाले देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं जैसे डाई डेसिडुअस फॉरेस्ट की, तो यहाँ पर क्या होता है 100 सेंटीमीटर या कहें 150 सेंटीमीटर से आप इसको 150 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेटा जो होता है वो 150 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी 100 सेंटीमीटर टू यहाँ पर कितना देखा जाता है, 70 सेंटीमीटर की क्या देखी जाती है, एनुअल रेनफॉल देखी जाती है। ठीक है, अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो यह हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पर वेस्टर्न यूपी मिल जाएगा, एमपी वाले क्षेत्र में मिल जाएगा, झारखंड वाले वेस्टर्न झारखंड वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिल जाएगा। ठीक है, गुजरात और राजस्थान के जो क्षेत्र है उसका, गुजरात और राजस्थान का वेस्टर्न सॉरी ईस्टर्न जो पार्ट है वहां पर हमें ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ की एनिमल्स की बात की जाए, यहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर लायन मिल जाएगा, टाइगर मिल जाएगा, पिग मिल जाएगा, डियर मिल जाएगा, एलिफेंट भी मिल जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ लेजार्ड्स मिल जाएंगे, बर्ड्स, स्नेक, टर्टाइस, यहाँ पर क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, हमें कॉमन एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ की पेड़ों की बात की जाए, कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको टीक, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पेड़ पाया जाता है वो कौन सा होता है, टीक का पेड़ होता है, साल का, पीपल का, नीम का, और साथ ही साथ सागवान के पेड़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो सागवान की पेड़ होती है वो बहुत कीमती भी होती है और काफी इंपॉर्टेंट भी होती है। अब चलिए बात करते हैं थ्रोन फॉरेस्ट की। ठीक है, ट्रॉपिकल जो थ्रोन या कहें सर्व्स फॉरेस्ट होते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, उष्णकटिबंधीय कटीले झाड़ियां व कटीले झाड़ियों वाला वन का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो वर्षा देखने को मिलेगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर वैसे ही नाम में ही लिखा है कि थ्रोन है, मतलब कांटों वाला एरिया है, जहाँ पर कांटे वाले पेड़ पौधे मिल रहे हैं, कैक्टस मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, वर्षा की मात्रा कम होगी, तभी इनको क्या करना पड़ रहा है, अपनी पत्तियों को क्या करना पड़ रहा है, एक कांटे के रूप में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको जो प्लांट्स मिलेंगे वो कौन से हो जाएंगे, जैसे बुशेस हो गए। ठीक है, एकासियस होता है, एक पाम ट्रीज होते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, हमें कैक्टस, कैक्टी प्लांट्स, ये सब क्या मिलते हैं, हमें यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप जैसे देखेंगे माउंटेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, तो माउंटेन फॉरेस्ट में एक माउंटेन ट्री लाइन की भी बात करेंगे यहाँ पर। माउंटेन फॉरेस्ट पहले देख लेते हैं, ट्री लाइन को बाद में देख लेंगे। माउंटेन फॉरेस्ट में आप देखेंगे कि जो हमें प्लांट्स या वेजिटेशन, जो वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रीजन से हमें सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, हायर लैटिट्यूड तक देखने को मिलता है, जो हमें माउंटेन रीजन में सभी क्या मिल जाते हैं, एक प्रकार से हमें कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब माउंटेन रीजन को अगर देखेंगे, तो यहाँ पर अगर एक इमेज के थ्रू यहाँ पर पहले ट्री लाइन को ही समझ लेते हैं, माउंटेन ट्री लाइन। तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसा मिलेगा, जो प्लांट्स मिलेंगे, इसके क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे सी लेवल से इसकी हाइट जो मैक्सिमम मान ले, यहाँ पर 8000 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 1 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर तो आप देखेंगे कि इसके साउदर्न पार्ट या कहीं हिमालय के जो सबसे लोअर एरिया होगा, जिसमें क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
तो आप यहाँ पर देख रहे थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जब आपने हिमालय का जब हमने चैप्टर पढ़ा था, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था, तो वहां पर देखा तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो उसकी हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र में जब लोअर रीजन में पहुंचती है या शिवालिक या आउटर हिमालय शिवालिक में पहुंचती है, तो वहां के आगे वाले रीजन को हमने क्या किया था, 4 हिस्सों में बांटा था। पहला कौन सा था, बांगर, ठीक है। कौन सा बांटा था, 1 मिनट, भाबर, ठीक है, तराई और भांगर, ठीक है। ये सब रीजन देखे थे। तो आप देखे थे इस रीजन में क्या हो रहा था, जितने भी नदियां थी वो क्या हो जा रही थी, विलुप्त हो जा रही थी। इस वाले रीजन में आपने देखा था तराई क्षेत्र में यहाँ पर क्या हो रहा था, वापस नदियां आ जा रही थी, ठीक है। और एक दूसरा देखा था जो था न्यू एलुवियल लैंड, देखा था कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमेशा नई जो जलोढ़ मृदा का निक्षेप होते रहता है। तो बांगर क्षेत्र में देखे थे, तराई क्षेत्र में ये देखे थे कि यहाँ पर क्या वेटलैंड और साथ ही साथ मार्शी लैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे लैंड में क्या होगा जहां पर वर्षा के पानी की मात्रा ज्यादा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी और टेम्परेचर भी पर्याप्त होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और जैसे ही हमारी हाइट जैसे बढ़ा, मतलब जैसे हम ट्रॉपिकल ये माउंटेन के कुछ हाइट पे जाते रहेंगे, तो वहां पर क्या मिलेगा, हमें वेजिटेशन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे माउंटेन फॉरेस्ट में नेचुरली देखा जाए तो यहाँ पर सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब जैसे जैसे बात करते हैं हाइट, अगर हम 1000 से यहाँ पर जो होगा ट्रॉपिकल, तो ये 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर टू ये कितना 2000 मीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेगा, वो कितनी हाइट के बीच देखेंगे, माउंटेन में 1000 से लेकर 2000 मीटर तक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 1500 मीटर टू 3000 मीटर के, तो यहाँ पर जब हाइट बढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 1500 मीटर टू 3000 मीटर की बात करेंगे, ठीक है। इस एरिया में जो हमें मिलेगा तो वो कैसे मिलेंगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, और कैसे होंगे, टेम्परेट होंगे। तो यहाँ पर कैसे फॉरेस्ट मिलेंगे, कॉनिफेरस और साथ ही साथ टेम्परेट होंगे, ठीक है। टेम्परेट और कॉनिफेरस हो, कॉनिफेरस का मतलब जो होता है जैसे क्रिसमस ट्री होता है जो कोन के शेप का होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, यहाँ में कॉनिफेरस ट्री मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की थी, तो हमें कौन कौन से मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर मिल जाएगा ओक, ठीक है। यहाँ पर और कौन सा मिल जाता है, जैसे चेस्ट नट होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर चेस्टनट होगा, ओक होगा, ये वाले पेड़ मिले। और जब यहाँ पर 1500 टू 3000 मीटर की बात करेंगे, यहाँ पर जो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे। और यहाँ पर पेड़ कौन कौन से मिलेंगे, वेजिटेशन कौन कौन सा मिलेगा, पाइन मिल जाएगा, देवदार, सिल्वर फर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पाइन, ठीक है, और कौन सा मिल जाएगा, देवदार, सिल्वर फर, सिल्वर फर, ये वाला हमें वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर केदार भी होता है, स्प्रूस भी होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, और भी हाइट में अगर जाते हैं तो और एल्टीट्यूड ज्यादा बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एट हायर एलिवेशन पे आपको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगा। तो इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। और भी हाइट अगर बढ़ाएंगे या कहें 3600 से ऊपर जाएंगे, मतलब 3600 मीटर से ऊपर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, सी लेवल से अगर इसके ऊपर जाते हैं तो एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सिल्वर फर होगा, जोनीपर होगा, पाइन ट्रीज होगा, ब्रेंचेस एंड ट्रीज, ये सब हमें क्या होगा, मिलेंगे। अब जब स्नो के पास पहुंच जाएंगे, यहाँ पर स्नो, यहाँ पर बर्फ पड़ रही होगी, ऐसे रीजन में पहुंच जाएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, मॉसेस मिलेंगे, ठीक है। मतलब साथ ही साथ क्या मिलेंगे, यहाँ पर लाइकेन,
देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ की जो नोवेडिक ट्राइब्स होती हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो एनिमल्स होते हैं, लाइव स्टॉक होते हैं, उनको क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेजिंग कराते हैं। जैसे यहाँ की जो नोवेडिक ट्राइब्स होते हैं, बेसिकली कौन कौन से, गुज्जर और बकरवाल जो ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, ग्रेजिंग कराते हैं। ठीक है, तो और इसके ऊपर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर टुंड्रा टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया होता है, तो यहाँ पर आपको ये जो मॉसेस और लाइकेन जो देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये कौन सा होता है, टैगा। ये कैसा वेजिटेशन है, यहाँ पर कैसा है, टैगा वेजिटेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे एनिमल्स की बात की जाए तो कौन कौन से मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर कश्मीर स्टैग मिल जाता है, स्पॉटेड डियर मिल जाता है, वाइल्ड सीप मिल जाता है, जैक रैबिट मिल जाता है। ठीक है, तिब्बतियन एंटीलोप मिल जाता है। ठीक है, याक, स्नो लियोपार्ड, स्क्वेरल, शैगी हॉर्न, वाइल्ड इबेट, ये सब क्या मिल जाते हैं हमें, ये कॉमन यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कॉमन एनिमल्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के। ठीक है, जब हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो हमने लोकेशन बताई थी, तो आप दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो हमने लोकेशन बताई थी, कहाँ कहाँ पर बताई थी, एक हमारा कहाँ पर थे लोकेशन, जितने भी हमारे सब साउथ के पेनिनसुलर जो फेमस मेन इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जैसे कौन सी हो गई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टा एरियाज में हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो सुंदरवन डेल्टा है, या कहें गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, उस रीजन में हमें क्या करते हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होता है, कोस्ट लाइन में होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कोस्ट लाइन से। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए तो कौन कौन सी नदियां थी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, साथ ही साथ गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा और महानदी के जो डेल्टा नदी डेल्टा है, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ये मैंग्रोव डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अगर यहाँ की बात की जाए, जो जैसे हम यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र की बात किए, हम गंगा, ठीक है, तो यहाँ पर एक सुंदरी वृक्ष देखने को मिलता है, सुंदरी ट्री देखने को मिलता है। और इसकी क्या होती है, एक स्पेशल विशेषता होती है, ये क्या करता है, ये सेलाइन वाटर से क्या करता है, ये इसको इसको फिल्टर कर लेता है एक फ्रेश वाटर में। ठीक है, और यहाँ के एनिमल्स की बात की जाए, या कहें कॉमन एनिमल्स कौन कौन से पाया जाता है, तो यहाँ पर बंगाल टाइगर, ठीक है, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक्स, ये सब क्या मिल जाते हैं हमें इस एरिया के फॉरेस्ट में, मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या मिलते हैं, ये कॉमन एनिमल देखने को। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो पाम ट्री हो जाता है, कोकोनट ट्री, ठीक है, किरोवा हो जाता है, अगर ये सब क्या होते हैं, ये सब हमें प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर अब बात करें कि इंडिया के पूरे कंबाइंड फॉर्म में बात की जाए, कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का जो वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी बात की जाए वर्ल्ड वाइड में, तो इसमें यहाँ पर इंडिया में लगभग 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिलती हैं। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 13% क्या है, इंडिया में पाई जाती है। ठीक है, अगर वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या मिलती है, 2000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं। 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड, जो कि 13% है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का कितना है, 13% है। पूरे वर्ल्ड का जो हमें बर्ड स्पीसीज मिलती है, उसका कितना है, 13% है। ये क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इसको जस्ट लिखाते जाएंगे। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर फिशेस की कितनी, 2500 के आसपास है, यहाँ पर क्या मिलती है हमें, फिशेस की, फिश की क्या मिलती है, स्पीशीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात की जाए एम्फीबियंस की, तो वर्ल्ड वाइड जितने भी एम्फीबियंस मिलते हैं, उसका हमें 5% एम्फीबियंस क्या मिलता है, इंडिया में मिलता है, 5% एम्फीबियंस। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है हमें, इंडिया में देखने को मिलता है। वन हॉर्न राइनोसोरस, जो कि हमें
स्वैम्पी लैंड या कहें वेट लैंड एरिया उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और वैसे वन हॉर्न राइनोसेरस आपको कहाँ मिलता है, असम के मानस नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। अगर बात करें रन ऑफ कच्छ में, तो रन ऑफ कच्छ में क्या मिल जाएगा आपको, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एस मिल जाएगा, जंगली गधा। और यहाँ पर कैमल जो रेगिस्तानी या कहें समुद्री रेगिस्तानी जो समुद्री क्या मिलते हैं, कैमल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन बाइसन, नील गाय जिसको ब्लू वुल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिलते हैं हमें इस एरिया में, या क्या इस यहाँ की क्या है एंडेमिक जो स्पीसीज है एनिमल की, वो यहाँ पर पाई जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये सब जो हमें वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन जो हमें मिला है, वाइल्ड लाइफ एनिमल और नेचुरल वेजिटेशन मिला है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। तो जब पेड़ों को काटेंगे तो वहां का क्या होगा, वेजिटेशन, और साथ ही साथ वहां का वाइल्ड लाइफ भी क्या होगा, खराब होगा, या कहें वो नेगेटिवली अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन की वजह से एक ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है कि आज हमें जरूरत पड़ रही है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना की, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कई सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लाए हुए हैं, जैसे मैग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमने क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने क्या किया है, एक मिस्ट्री प्रोग्राम लाई है, जो कि क्या करे, मैग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए लाया गया है, ठीक है। उनके हंटिंग पर रोक लगाई है, जितने भी हमारे क्या है ये नेशनल पार्क या इस एरिया में क्या मिलते हैं, स्पीसीज मिलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ देखेंगे ये ऐसा हो क्यों हो रहा है कि ये हमें फ्लोरा एंड फौना में लगातार इसमें कमी देखी जा रही है, ठीक है। जैसे हम रेड डेटा बुक देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई सारे हमें स्पीसीज क्या मिलते हैं, डेंजर्ड, एंडेंजर्ड और वनरेबल कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हंटिंग कर रहे हैं, और उसका पर्पस क्या होता है, कॉमर्शियल पर्पस होता है, उसको बेच के बड़ी बड़ी रकम कमाने का प्रयास करते हैं। पॉल्यूशन, जो हम क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, सीधे डंप कर देते हैं, जो रनिंग वाटर होता है या कहें रिवर्स में डंप कर देते हैं, तो वहाँ का एक्वेटिक सिस्टम भी खराब होता है, साथ ही साथ वहाँ का आसपास के भी वाइल्ड लाइफ क्या होता है, उससे डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे वाइल्ड लाइफ को, साथ ही साथ नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट कर रहा है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है, हम क्या कर रहे हैं, एलियन स्पीसीज को या कहें दूसरे देश से जो नई नई स्पीसीज ला रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जो यहाँ का एंडेमिक वेजिटेशन होता है, यहाँ का लोकल जो वेजिटेशन होता है, वो भी क्या होता है, इससे अफेक्ट होता है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इसके सुरक्षा के लिए, या इसको सुरक्षित करने के लिए। तो आप देखेंगे कि इंडिया में क्या है, आज की डेट पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स को स्थापित किया गया है, यह है प्रेजेंट डेट में। और लगभग 101 नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क कितने हैं, 101 से, ठीक है। यहीं पर इंडिया में क्या है, 553 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 551, सॉरी 553 के आसपास यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। और यहाँ पर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये सब क्या है, ये सभी, ये जो स्थापित किए गए हैं, तो इनका पर्पस क्या है सभी का, कि यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ के इंडिया में जो वेजिटेशन है या वाइल्ड लाइफ यहाँ पर डाइवर्सिटी है, उसको क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए, उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। और भी क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, तो आपने देखा होगा कि कई सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। ये कब आया गया था, 1972 में, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट घड़ियाल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट लाए गए हैं, ठीक है। आप प्रोजेक्ट वन राइनो, राइनो वाली में देखा होगा कि राइनो को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया, 1987 में लाया गया था। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लाया गया था, ये कब लाया गया था, 2013 में लाया गया था। और ये प्रोजेक्ट राइनो 1987 में लाया गया था,
ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोजेक्ट लाए गए हैं तो उनका पर्पस क्या है कि हम क्या कर सके, इन सभी जो इतने भी वाइल्ड लाइफ है तो इनको क्या कर सके, इनको सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे, चलिए इसको देख लेते हैं। आप वाइल्ड लाइफ जितने भी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, आप उनको क्या करिएगा, नेट से सर्च कर लीजिएगा और उनकी लिस्ट बना लीजिएगा। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और इसमें से 12 क्या है, हमारे MAB का प्रोजेक्ट है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट जो है उसका क्या है, ये क्या है, हिस्सा है। तो उसको भी आपको याद करना है। अब कुछ और भी जो फैक्ट्स हैं इस चैप्टर में उसको देख लेते हैं। ठीक है। या कहें जो हमें डू यू नो वाले जो वर्ड्स दिए रहते हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि एक हमें वर्जिन वेजिटेशन के बारे में बताया गया था। तो वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन था जो कि क्या था, विदाउट मैन के हेल्प के या मैन के सपोर्ट के क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है, या कहें वहां पर ग्रो हुआ है। उसी में आप देख लेंगे कि यहाँ पर देखा जाएगा कि यहाँ पर किसी तरीके से ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं देखा गया, या कहें पूरी तरीके से ये कंप्लीटली के सेफ है, या कहें उनका ह्यूमन टच नहीं गया अभी तक कहाँ तक, इस ऐसे नेचुरल वेजिटेशन में। तो उसको क्या बोला जाएगा, वर्जिन वेजिटेशन बोला जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है 2021 की, जो अभी रिसेंट में आई थी, तो उसमें जो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है इंडिया में, तो कितना है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करते हैं 2021 की, तो ये कितना है, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर कितना है, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर कितना बताया गया। और आपको क्या करना है, इसमें से फॉरेस्ट कवर के जितने डेटा क्या है उसको याद करें, 21.71% है। ठीक है। तो कितना है, 21.71% का फॉरेस्ट कवर है पूरे इंडिया के टोटल एरिया का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो जब का 1972 में आया था। ठीक है। और भी कौन सा जो फैक्ट दिया गया था, आप यहाँ पर वो एक और ये फैक्ट दिया गया था, वो गिर फॉरेस्ट के बारे में देखे होंगे कि जो गुजरात के कच्छ के रण में गिर फॉरेस्ट है, तो वो क्या है, हमारे यहाँ पर टाइगर सॉरी एशियाटिक लायन का एक क्या है, सिंगल हैबिटेट है। ठीक है। तो गिर गिर नेशनल पार्क, और साथ ही साथ यहाँ पर एशियाटिक लाइन के बारे में देखेंगे। और ये भी देखें, एक फैक्ट ये भी था कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जहां पर लायन और टाइगर दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता। थैंक्स। हैव अ